मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। आप उनको फोकस करिए, किसी टाइप के सवाल को नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। आप हर टाइप के सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने लगाता हूं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन कहता है, एनडीए 2015 में आया सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। P, Q, R इन GP, यानी कि ये भैया गुणोत्तर श्रेणी में है। साथ में आपसे कहा गया है A, B, C ये भी आपका गुणोत्तर श्रेणी में है। क्लियर है? तो आपसे कहता है कि ये बताइए AP, BQ, CR किस में होंगे। सवाल को समझे और दिमाग लगाएं। PQR आपका GP में है, ABC आपका GP में है, यानी कि दो अलग अलग श्रेणियां हैं और दोनों के दोनों आपके GP में हैं। अब आपको ये बताना है कि दिया गया सवाल किस में है। कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा है? मैं आपको बहुत बढ़िया अप्रोच इसकी बताऊंगा। आप लोग पहले दिमाग लगाने का प्रयास करिए, लगाएं माइंड जरा, कैसे होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, टाइम को खराब ना करते हुए मैं आपको फोकस कराता हूं। देखो, P, Q, R इन GP, मैं इसमें लगाने वाला हूं बच्चों नंबर कंसेप्ट। अब आपको पता है कि ये नंबर कंसेप्ट है क्या। P, Q, R इन GP, सपोज कर लीजिए 1, 2, आपका कितना मान लेता हूं 4, ये किस में है बेटा, GP में है। क्लियर है? एक PQR आपका GP में है तो 1 to 4 आपका GP में है। अब वो कहता है कि ABC ये भी आपका GP में है। चलिए मैं काम करता हूं, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 ये भी आपका GP में है। क्लियर है? अब देखो, PQR आपका GP में, ABC आपका GP में, उसके बाद ये क्या हो गया AP, ये क्या हो गया आपका BQ, मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये क्या हो गया आपका CR। A का मल्टीप्लाई P में हो गया, B का मल्टीप्लाई Q में हो गया, C का मल्टीप्लाई R में होगा। ऐसे ही आप कर दीजिए, ये आपका 2, ये आपका 8 और ये आपका 32। जरा चेक करो, 2 का भाग 8 में देंगे 4 आएगा और 8 का भाग 32 में देंगे 4 आएगा। इसका मतलब है ये भी आपका GP श्रेणी में है एंड क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर हुआ? एक बार फिर समझा दूं, P, Q, R आपका GP में है, ABC आपका वो भी GP में है। तो मैंने क्या किया, एक GP मान लिया 1 to 4, एक GP मान लिया 2, 4, 8। जैसे इनके मल्टीप्लाई हो रहे थे वैसे इसके मल्टीप्लाई कर दिए एंड दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। कितना बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये भी क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम्स में पूछा गया है। किस टाइप के सवाल आते हैं अगर ये आप जानते हैं, आप कुछ मत करिए। देखिए, आपके पास काउंटिंग करके 3-4 किताबें हैं। एक आपकी पाथफाइंडर, एक आपकी RS अग्रवाल और एक आपकी लूसेंट का लेवल थोड़ा नीचे ज्यादा हो जाता है। अगर आप लोगों ने RS अग्रवाल कर ली और साथ में प्रीवियस ईयर के सवाल कर लिए, आपका सिलेक्शन सिर्फ एक बार में हो जाएगा अगर आपने ये अच्छे तरीके से किया तो। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फैक्टोरियल n, 3 फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n प्लस 1 R इन GP, भैया ये कहता है गुणोत्तर श्रेणी में है। ये कहता है कि आपका गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कहता है देन वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? कैसे करेंगे बच्चों? अब देखो, एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आते हैं। इस तरह के सवाल आप छोड़ रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पास हो रहे हैं। लेट डिस्कस। चलिए, फैक्टोरियल n
कॉमा 3 फैक्टोरियल n कॉमा फैक्टोरियल n प्लस का 1। देखो ये कहा गया है आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, ये कहा गया है आपका जीपी में है। तो आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म। क्लियर है? यहां से बन जाएगा 3 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर है? यहां बन जाएगा फैक्टोरियल n प्लस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n। ये आपके सवाल का पहला स्टेप है और इसी स्टेप को मैं आखिरी स्टेप कह दूंगा, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल n प्लस 1 को अगर मैं तोड़ूं तो ये हो जाएगा n प्लस का 1 इंटू फैक्टोरियल n, नीचे 3 इंटू फैक्टोरियल n कट जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर आपका 3 है, यहां इतना है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा n प्लस का 1 को यहां लाएंगे तो n आ जाएगा आपका 8। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जिसे नहीं आया हो, आपको फिर से समझना है। फैक्टोरियल n कॉमा 3 फैक्टोरियल n कॉमा फैक्टोरियल n प्लस का 1, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म का भाग। क्लियर है? फैक्टोरियल n आपका कट गया। अच्छा, फैक्टोरियल n प्लस 1 को तोड़ दिया, एक तो n प्लस का 1 और एक लास्ट में फैक्टोरियल n, ये इससे कट गया। तो रियलिटी में ये सवाल ऐसे बन के आ गया, अगर नहीं आया हो तो n प्लस का 1 अपॉन आपका 3 और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो n प्लस का 1 आपका 9 और n निकल के आ जाएगा भैया आपका 8। आपका 8 आंसर है एंड क्वेश्चन इज ओवर। ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, कितना बढ़िया सवाल है। अगर आप फोकस कर पा रहे हैं ना तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी टाइप का सवाल छोड़ूंगा नहीं। जितने टाइप के सवाल मैं आपको बता रहा हूं, अगर उतने टाइप के सवाल सारे के सारे आपने कर लिए तो आपकी नैया पार लग जाएगी राजा। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सवाल क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स का आया हुआ है, एनडीए का हर सवाल आपका एग्जाम्स का आया हुआ है। लेट फोकस। पहला टर्म है आपका 2, दूसरा टर्म है आपका 4, तीसरा आपका 8, अगला आपका 16, अगला आपका 32 का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछा गया है। अब मैं इसके ऑप्शंस भी आपके सामने लिख दूं। एक ऑप्शन है आपका 2, एक ऑप्शन है आपका 4, एक ऑप्शन है आपका 8, एक ऑप्शन है आपका 16। ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। चलिए आप दिमाग लगाइए फिर मुझे बताइएगा। कम ऑन ट्राई, कम ऑन ट्राई। जल्दी कीजिए। ओके, अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ जीएम गुणोत्तर माध्य। अब ये गुणोत्तर माध्य क्या चीज है भैया? देखो, अगर आपके पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है तो गुणोत्तर माध्य माना जाता है जी को। क्लियर है? अच्छा, जी अपॉन आपका ए और बी अपॉन आपका जी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर बन के आ जाता है आपका ए बी। और अगर से ढंग से स्टडी करें तो जी बन के आ जाता है ए बी का पावर 1/2। आप सबसे पहले याद करें कि इसी चीज का नाम होता है गुणोत्तर माध्य। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएम क्या है? गुणोत्तर माध्य होता क्या है? अगर आपके पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है तो जी जो है आपका वो गुणोत्तर माध्य है। जी इक्वल टू ए बी का पावर 1/2। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आपके पास दो नंबर दे रखे हैं तो g इक्वल टू ए बी का पावर 1/2। सपोज कर लीजिए एक नंबर ए, एक नंबर बी, एक नंबर सी अगर आपके पास दे रखा है तो इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा g इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, पावर हो जाएगी 1/3। और अगर आपके पास में ये 4 नंबर दे रखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा वो ए बी सी डी का पावर हो जाएगा 1/4।
क्लियर है? ये आपका कंसेप्ट होता है गुणोत्तर माध्य को निकालने का। आप सबसे पहले इसे नोट करेंगे। देखो 2 नंबर हैं तो g इक्वल टू ए बी का पावर 1/2। अगर आपके पास नंबर 3 है तो g इक्वल टू ए बी सी का पावर 1/3। अगर आपके पास नंबर 4 है तो ए बी सी डी का पावर 1/4। और मैं कहता हूं अगर आपके पास नंबर n है, ए ऐसे कह देता हूं A1, A2, A3 एंड सो ऑन an है तो यहाँ पावर लग जाएगी 1/n। ये होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले सारे भाई इसे बहुत आराम से नोट करें, इसके बाद में उस सवाल पर आऊंगा जो मैंने आपको लिखा है। कम ऑन, 2, 4, 8, 16, 32 का गुणोत्तर माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, अब आपको इसका कंसेप्ट मालूम है। एक नंबर आपका 2 है, एक नंबर आपका 4, एक नंबर आपका 8, एक नंबर आपका 16, एक नंबर आपका 32 और 3 और 2 कितने हो गया 5। ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा सा स्टडी करूं तो देखो क्या होगा। ये तो आपका बनकर के आएगा 4, 8 या 32 और ये भी आपका 32। कहने का मतलब है 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो जाएगा और यहां पावर 1/5। अरे भाई 32 को लिख सकता हूं 2 पे घात 5, 8 चौके 32 को लिख सकता हूं 2 पे घात 5, 16 दूनी 32 को लिख सकता हूं 2 पे घात 5 और ये सारे के सारे 5 इससे कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8 एंड क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन कोई भी लेंथी नहीं होता, आपको उसका कंसेप्ट आता है ना तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अब क्या होता है मालूम है, आज एक ट्रेंड ये हो गया है कि टीचर आपको डरावने सवाल कराएगा, आपको ये महसूस कराएगा कि आपको कुछ नहीं आता है और आपको अब पढ़ना है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप 10 साल के एग्जाम्स के पेपर उठा के देखोगी तो आपको महसूस हो जाएगा कि क्या रियलिटी में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जब आपके पास में रफ्तार आपके पास कितनी भी हो, रफ्तार आपके पास कितनी भी हो, जब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं है आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते। हम में से ज्यादातर लोगों की रफ्तार भले ही तेज होती है मगर डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड के तेज करने से कुछ नहीं होगा सर, स्पीड भले ही आपकी थोड़ी सी कम है चलेगा लेकिन आपका डायरेक्शन, आपकी जो दिशा है वो सही होनी चाहिए और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि क्लास नोट्स में अगर आप लोग एग्जाम दे के आए होंगे तो 20-20, 21-21, 22-22 क्वेश्चन मैथ्स के डिक्टो आपको मिले हैं। वो क्यों मिले हैं? क्योंकि हम लोग बात ही उन टॉपिकों पे करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पर हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तभी आपकी क्वालिटी बेहतर आती है। लेकिन अब बच्चा देखता ही नहीं है कि क्या तो पढ़ाया जा रहा है, किस चीज को पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं देखना चाहता, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। उम्मीद है आपको ये बात आ गई होगी। देखो भैया मैंने आपको बता दिया 2 into 4 into n दैट, इसको सोल्यूशन किया तो 8 जो है इसका ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर है? इसको आराम से नोट करिए, मैं आगे बात करूंगा। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपके पास एक अगला सवाल है जिसको आप फोकस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, लास्ट तक मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं आज सभी के सभी एग्जाम्स के आए हैं, बार बार मुझे ये मेंशन न करना पड़े और ये हर सवाल एग्जाम्स का आया हुआ है। पहले आप लोग ट्राई करिए जरा प्लीज। 1 प्लस का i स्क्वायर प्लस का i4 प्लस का i6 एंड सो ऑन i टू द पावर 100। i यहां पर आपका कौन होता है बेटा? आयोटा। आप जानते हैं आयोटा के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर में आया था। फिलहाल ये जीपी से संबंधित क्वेश्चन है। कम ऑन ट्राई, कम ऑन ट्राई, जल्दी कीजिए। आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाता है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर नहीं आता है तो थोड़ा ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा ना कि मैं हर सवाल जो करा रहा हूं सब बेमिसाल हैं, सब पेपर के आए हुए हैं, अगर उनको आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। चलिए बंद कर दीजिए। वैसे तो ये सवाल होगा जीपी से, वैसे तो सवाल होगा जीपी से, क्योंकि देखो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देंगे, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का भाग देंगे, आई स्क्वायर आएगा, तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, Sn इक्वल टू ए आर का पावर n, ये वाला। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है।
मैं इसके लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं, देखिएगा कंसेप्ट है क्या इसका, बहुत अच्छे तरीके से। अगर कहीं भी i का पावर, अगर कहीं पर भी i का पावर यहां n आ रहा हो और यहां i का पावर n+2 आ रहा हो, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं भी i का पावर n आ रहा हो और i का पावर n+2 आ रहा हो, देखो अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, उसका डायरेक्ट आंसर होता है 0। कंसेप्ट क्या है, i का पावर n आ रहा हो, i का पावर n+2 आ रहा हो, i का पावर n आ रहा हो, i का पावर n+2 आ रहा हो, उसका डायरेक्ट आंसर होता है 0। डाउट है, चेक करा देता हूं। i का पावर 2 प्लस i का पावर 4, देखो ध्यान से, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे -1, i4 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे +1, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है? पहले आप सवाल को छोड़ दो, कंसेप्ट को पकड़ो। अगर कहीं i का पावर यहां पर 3 और i का पावर 5 है, क्लियर है, तो iq की वैल्यू सब जानते होंगे, माइनस का i होती है, और i5 की जो वैल्यू होती है वो प्लस की i होती है। अब थोड़ा तो ध्यान करो, 4 का भाग देते हैं, आपको पता है, तो ये आपका कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। सबसे पहले इस कंसेप्ट को नोट करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं अच्छी हेडिंग बना करके, नोट करके, i की घात, घातों में 2 का अंतर होता है, i की घातों में 2 का अंतर होता है, उसका डायरेक्ट आंसर 0। चाहे कितना ही बड़ा सवाल हो, उसको छोड़ दो, आप सबसे पहले से नोट कर लीजिए। कम ऑन फास्ट, जल्दी फोकस। अब देखो क्या है ना कि कंसेप्ट आपको मैंने एक सवाल में समझाया, वैसे मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि एक टाइप के 5-6 सवाल लगाता हूं, मगर यहाँ हम लोग YouTube पर पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन बैचेस नहीं है। देखिएगा अभी क्लियर हो गया कि अब ये बात आपको पता है कि i का पावर n और i का पावर कहीं भी n+2 आए तो 2 जोड़े ऐसे मिलते हैं तो आंसर आएगा डायरेक्ट 0। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। चलिए देखो, इस 1 को तो अलग कर दो, इनको देखो, i और ये कट जाएगा, 6 और 8 कट जाएगा, आगे सब कट जाएंगे, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? ये पहला नंबर 2 है, ये आपका नंबर 100 है, तो 2 का भाग 100 में दूं तो 50 जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े। अरे कॉमन सेंस की बात है, 2 जोड़ों का आंसर 0 आता है, तो जो 50 जोड़े बनकर के आएंगे उनका आंसर 0 आएगा। i स्क्वायर i4 0 हो जाएगा, 2 का अंतर है, i6 i8 0 हो जाएगा, 2 का अंतर है, i100 i98 0 हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल आ गया होगा। आगे हम बढ़ सकते हैं, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ चलिए, तो उम्मीद है कि अगर 1 प्लस i स्क्वायर i4 i6 सभी में 2 का अंतर है तो मैं कह सकता हूं कि i की घातों में 2 का अंतर है। डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो अब कॉमन सेंस है कि अगर इसका 0 हो जाएगा तो 1 प्लस का 0 करने पर आंसर कितना आएगा बेटा? 1। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आंसर आएगा, राइट? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस सवाल में थोड़ा चेंजेस कर दूं, यहां लिख देता 1 प्लस i स्क्वायर i4 एंड सो ऑन i का पावर 1000, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको पता है 2 का भाग 1000 में देंगे 500 जोड़े बनेंगे, और देखो 2 के बाद 4 आ रही है, 2 का अंतर है, 8 2 का अंतर है, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 प्लस का 0 करेंगे तो आंसर 1। और बहुत सवाल बना सकता हूं मैं इसके बेसिस पर, मगर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक टाइप का हम एक ही सवाल लगाने वाले हैं। चलिए इसे नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं नए सवाल के।
ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस टाइप का सवाल भी एग्जाम्स में आया है और ये भी सवाल आपके एनडीए का है। देखो भैया क्या है कहानी। पहला स्टेप है 0.9, दूसरा स्टेप है 0.09, तीसरा स्टेप है आपका 0.009। क्लियर है? बच्चा इसमें लगा देता है जीपी। कंसेप्ट भी बताऊंगा लेकिन आपको पहले जीपी से समझा रहा हूं। देखो A इक्वल टू आपका यहां से बनकर के आ गया 0.9 और R निकालते हैं तो 0.09 में डिवाइड मारेंगे 0.9 का, ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व होके 1/10। इससे मालूम चल रहा है कि ये जीपी है। आप ट्राई कर लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी में जब आपको पता ही नहीं है कहां तक जा रहा है सवाल, इसका मतलब है बेटा अनंत। ठीक है, तो एस अनंत का एक फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस का r। क्लियर है? a अपॉन 1 माइनस का r। क्लियर है? अच्छा देखो a आपका कितना है बेटा 0.9 और r कितना है आपका 1/10। क्लियर है? और अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.9 अपॉन 9 अपॉन 10 जाएगा, 10 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 एंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका खत्म। ये आंसर है सवाल का। एक बार सुन लीजिए प्लीज। 0.9, 0.09, 0.009 एंड सो ऑन। इसको स्टडी करना है तो फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया 0.9। कॉमन रेशियो अगर निकालना है तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग दे दिया, जिससे r हमारा निकल के आ गया इतना। क्लियर है? और s इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस का r। a आपने पुट कर दिया 0.9, r पुट कर दिया, रिजल्ट आ गया। ये तो हो गया जीपी श्रेणी के तरीके से। लेकिन अगर आपको मैं ऐसे सवाल और बना के दिखाऊं, अच्छा रियलिटी में जो सवाल लिखा है ना, इसको हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ऐसे बोल देता 0.9 का बार। 0.9 के बार का मतलब है ये। तो ऐसा है कि पहले आप इसे नोट करो। मैं इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक अप्रोच आपको बताने वाला हूं, फटाफट से नोट करो इसे जल्दी। क्या है कहानी? देखो एक तो बात को समझो, जैसे 0.5 का बार लिखा है तो 0.555555 आ सकता है। क्लियर है? ओके। अगर कहीं पर इसी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है एग्जाम्स में 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 ऐसे करके लिखा जा सकता है। एक ही सवाल को लिखने की 3 भाषाएं हैं। हो सकता है कि आप ऐसे लिख दें, हो सकता है कि आप इसे ऐसे लिख दें, ऐसे हो सकता है आप इसे ऐसे लिख दें। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए कंसेप्ट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है कि x बार लिखा है, क्या आ रहा है? x बार का मतलब होता है वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आता है बेटा x अपॉन 9। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर आ रहे हैं, एक जैसे x बार आ गया, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं पर लिखा हुआ है 0.5 का बार, डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा 5 अपॉन 9। क्लियर है? अगर कहीं पर लिखा हुआ है बेटा 0.4 का बार, उसका मतलब है 4 अपॉन 9। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0 पॉइंट आपका फॉर एग्जांपल यहां पर 6 का बार, तो उसका आंसर है 6 अपॉन 9। और अगर कहीं लिखा हुआ है 0.9 का बार, तो उसका आंसर आता है 9 अपॉन 9 और गलती से सॉल्व होके 1। अब आप कहेंगे 9 का डिवाइड किया क्यों है? ये मैं आपको विद प्रूफ समझाऊंगा। x का बार कहीं भी आ रहा हो तो आंसर आता है x अपॉन 9। जैसे 0.5 के बार को लिख सकता हूं 0.55555 एंड सो ऑन, उसका आंसर 0.5 बार जो है ना, उसको लिख सकता हूं सीधा 5/9। 0.6 बार कहीं आ रहा है तो लिख सकता हूं 6 अपॉन 9। 0.4 का बार कहीं आ रहा है तो लिख सकता हूं 4 अपॉन 9। और 0.9 का बार जो क्वेश्चन आया था ना, वो जो क्वेश्चन था ये वाला 0.9
0.09, 0.009 एंड सो ऑन। ये वही सवाल है। तो अगर आपका x बार आता है यानी कि एक नंबर है, सिंगल नंबर है, तो उसके अपॉन में सिंगल लाइन लगा देंगे। मैं इसका प्रूफ समझाऊंगा, इससे आपको एक चीज क्लियर होगी कि कहां से बनता होगा, क्योंकि कल को डबल नंबर आ गया तो कैसे करेंगे आप लोग। आप जरा से उतारिए फिर बात करता हूं, समझाता हूं आपको इससे। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी लिखा हुआ है x, ये आ रहा है आपका 0.5 का बार। 0.5 का बार का मतलब है 0.5555 एंड सो ऑन, ऐसे लगातार रिपीट होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप इसे मान लेते हैं x। मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ये बात आई कहां से है ना। इसको मान लेते हैं बेटा x। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो 10 का मल्टीप्लाई इस साइड में और 10 का मल्टीप्लाई बेटा करते हैं उस साइड में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 5.555 एंड सो ऑन। मैथमेटिकली आप इसे लिख सकते हैं 10x = 5 + 0.555 एंड सो ऑन। एक बार ध्यान दो, 0.5 बार का मतलब है 0.55555 एंड सो ऑन। x = से मैंने मान लिया। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है यानी कि 5 है, वो कितनी बार भी आ रहा हूं तो 10 का लेफ्ट में और 10 का राइट में मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई करने से पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ। 5.5 को लिख सकता हूं 5 पॉइंट समथिंग। और आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा नंबर हमने पहले से क्या मान रखा है बेटा, x मान रखा है। तो 10x = 5 प्लस का x हो जाएगा। x यहां आएगा तो ये आपका 9x = 5 बन जाएगा और x आ जाएगा आपका 5.9। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 5.9 आता है। कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा, इस तरह से आपका सवाल डेवलप होके आ जाता है। ये इसका पूरा खुला हुआ कंसेप्ट है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 5.9 आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 0.4 का बार, इसका मतलब है 0.4444 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है। मैथमेटिकली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले x = 0.4444 एंड सो ऑन। अगर मैं 10 का लेफ्ट में 10 का राइट में कर दूं तो ये बन के आ जाएगा मेरा 10x = 4.444 एंड सो ऑन। और आपको पता होना चाहिए कि 10x = कितना हो जाएगा, 4 + 0.44, जिसका मतलब जो होगा वो कितना होगा बेटा, x होगा। अगर उसका मतलब x होगा तो 10x = बन के आएगा बेटा 4 प्लस का x। x यहां आएगा तो x आ जाएगा आपका 4/9। मेरा ऐसा मानना है कि दिमाग की एक एक नस के अंदर ये कंसेप्ट घुसना चाहिए। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना, कोई रट्टा मारने वाला ट्रिक्स काम नहीं आएगा, आपकी लड़ाई कंसेप्ट के साथ होगी। तो आप ट्रिक सीखो, लेकिन वो कहां से बनी है अगर वो ध्यान रखोगे तो उसको याद करना थोड़ा आसान रहता है। तो अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि 4/9 कैसे आया। ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.7 का बार तो आप लिख सकते हैं 7/9। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात आ गई होगी। अब किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर नंबर 2 हुए तो 3 हुए तो, आप इसे नोट करो, मैं वो भी आपको बताता हूं। अगर यहां पर कहीं पर भी जैसे 0.52 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 0.52 फिर से 52 फिर से 52 फिर से 52 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है जिस नंबर के ऊपर आपका बार लग जाए वो नंबर कई बार रिपीट होता है, कई बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। अगर आप ये डिस्कस कर रहे हैं तो 0.52 आ गया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.52 52 52 एंड सो ऑन। क्लियर है? लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। 0.52 का बार कहीं भी आ रहा है तो उसका मतलब है 0.52 52 52। देखिएगा, पॉइंट के बाद जब एक नंबर था तो एक रिजल्ट आया। देखो, बात को समझने की कोशिश करना।
अगर यहां पर 0.47 का बार लिखा है तो उसका मतलब होगा 47, 47, 47, 47 एंड सो ऑन। अगर कहीं पर 0.32 का बार लिखा है इसका मतलब है 0.32, 32, 32 एंड सो ऑन। बात पकड़ में आ रही है? अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 0.17 के ऊपर बार लगा है तो 0.17, 17, 17, 17 एंड सो ऑन। ये सवाल का मतलब है। इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि 0.xy के ऊपर बार लगा है तो इसका आंसर आएगा xy अपॉन 99। क्लियर है? 0.xy के ऊपर बार लगा है तो आंसर आएगा xy अपॉन 99। उतने ही 9 अपॉन में आ जाएंगे जितने उस बार के अंदर है। 0.xyz का बार लिखा हुआ है तो उसका आंसर आएगा बेटा xyz अपॉन 999, क्योंकि बार के अंदर 3 नंबर हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है xyz और यहां पर w मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में आपका x, y, z और w यहां 999 4 9 आ जाएंगे। कहां से आते हैं मैं ये भी आपको समझा दूंगा, पहले इसके आंसर निकाल दें। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा 0.52 2 नंबर आ रहे हैं, आंसर आएगा 52 अपॉन 99। 0.47 2 नंबर आ रहे हैं, आंसर आएगा 47 अपॉन 99। 0.32 दो नंबर आ रहे हैं 32 अपॉन 99। 0.17 आ रहा है तो आंसर आएगा 17 अपॉन 99। अगर कहीं लिख दूं मैं 0.147 के ऊपर बार तो मेरा आंसर आएगा 147 अपॉन 999। अब ये इसका कंसेप्ट है, आया कहां से, अप्रोच कहां से डेवलप हुई, मैं आपको वो भी बता दूंगा। फिलहाल ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग नए सवाल के साथ। चलिए मैं एक सवाल इसका पूरा खोल के करा दूंगा तो उससे आपके माइंड में कुछ बातें आ जाएंगी। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसे क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। क्लियर है? और जैसे से x माना तो ये 0.52, 52, 52 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद अब 2 नंबर आ रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 52.52, 52, 52 एंड सो ऑन। अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 100x इक्वल टू 52 प्लस 0.52, 52, 52 एंड सो ऑन। और इस पूरे नंबर को हम क्या मान लेते हैं बेटा, x मान लेते हैं। x अगर यहां आएगा तो क्या आ जाएगा 99, ये x लिख दूंगा भैया, ये x मान लेंगे इसे। तो ये आपका 99x बनेगा आपका 52 और x निकल के आएगा 52 अपॉन आपका 99। बच्चे के पास काम ही नहीं होता, वो इतना जल्दी में होता है कि वो कंसेप्ट को समझना नहीं चाहता। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, मैं सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बात करता हूं और उसमें से ट्रिक्स जनरेट करने की कोशिश करता हूं। अगर वो चीज आपको आ गई तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो मालूम चला होगा कि 52 यानी कि आपके यहां पर 2 डिजिट है। अगर आपके पास यहां 2 डिजिट हैं तो आंसर आएगा 52 अपॉन 99 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पकड़ में आया होगा, तो इसे आप आराम से नोट करिए, हम आगे बात करेंगे। बस एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि A, B, C आर इन AP, GP एंड HP, इससे पहले कभी कोई सवाल ऐसा आया नहीं था। यानी कि ABC आपका समांतर श्रेणी में है और गुणोत्तर श्रेणी में भी है और हरात्मक श्रेणी में भी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि ABC आपका AB में भी है, GP में भी है, HP में भी है, वो तभी हो सकता है जब A इक्वल टू आपका B इक्वल टू आपका C हो। इस बात को आप लोग लर्न कर लेना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर एबीसी आपका एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, अगर कोई क्वेश्चन एपी, जीपी और एचपी तीनों में है वो तभी हो सकता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको कई जगह काम आने वाली है। क्लियर कर दें, आगे बढ़ते हैं। का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10 बच्चों को शेयर जरूर करना। और आप लोग जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मेरी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंचेगी। माय फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द व्यूज एंड सब्सक्राइबर। अगर आप लोग कितने बच्चों को इनको शेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि मैं आपको कितनी वीडियो और बना के दूं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और अगली क्लास के अंदर बहुत ही बढ़िया चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।